नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। शिक्षक भर्ती के अंतर्गत सुपर टेट में साइंस के चैप्टर वाइज जैसे कि प्रश्न हम आपको करा रहे हैं, तो इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 6 दूरी और मापन देखा था, जो कि आपको साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। और कंप्लीट प्लेलिस्ट शिक्षक भर्ती की विज्ञान की सुपर टेट की जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगी। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 7 जो कि आपका प्रकाश है, और इसमें कुल 50 प्रश्न दे रखे हैं, तो काफ़ी लेंदी ना हो, इसलिए हम 25-25 प्रश्न करके 2 पार्ट में जो है वो देखेंगे। तो आज के वीडियो में हम 25 प्रश्न इस प्रकाश चैप्टर के देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि प्रकाश के किस रंग के लिए किसी लेंस की फोकस दूरी अधिकतम होती है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो जिस रंग की जो तरंगदैर्घ्य है वो अधिकतम होगी, वही आपकी जो फोकस दूरी है उसकी भी क्या कह सकते हैं, उसी की फोकस दूरी जो है वो अधिकतम होगी। इन चारों में से किसकी तरंगदैर्घ्य अधिक होगी ये आपको बताना है। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, लाल जो है उसकी फोकस दूरी अधिकतम होती है। रीज़न क्या है? क्योंकि उसकी जो तरंगदैर्घ्य है वो जो है वो अधिकतम होती है। तो ध्यान रखिए, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है। बात करें कि किसकी कम होती है, तो बैंगनी रंग जो है इसकी जो तरंगदैर्घ्य है वो सबसे कम होती है। अगला प्रश्न 2 है, एक अवतल लेंस से बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो जो है वो कैसा होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। सदैव वास्तविक, सदैव आभासी, सदैव उल्टा या सदैव वस्तु से बड़ा। तो बात करें उत्तर की, तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सदैव जो है वो आभासी होगा। अवतल लेंस में आप देखते हैं कि जो दोनों सतह होती हैं वो अंदर की ओर दबी होती हैं, और इसका प्रयोग सामान्यतः जो निकट दृष्टि दोष है, यानी कि आपको दूर का नहीं दिखाई देता है, तो उसमें जो है वो किया जाता है। और अवतल लेंस पर जब कोई अनंत से आने वाली जो समांतर किरण होती है वो अपरिवर्तित होती है, तो वो काल्पनिक जो प्रतिबिंब है वो जो है वो बनाता है, इसीलिए सदैव आभासी जो है आपका सही हो जाएगा। और जो अवतल लेंस पर है उस पर बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो सदैव छोटा और सदैव आभासी बनेगा, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न 3 कह रहा है कि एक उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 0.5 मीटर है, एक अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है, इसको जोड़ा जाता है। परिणामी लेंस की क्षमता क्या होगी? तो लेंस की जो क्षमता है उसकी इकाई होती है डायोप्टर, और इसका सूत्र होता है D बराबर 1/f, यानी कि जो क्षमता निकालनी है वो बराबर 1/f, f मतलब फोकस दूरी। यहाँ पर 2 की दे रखी है, यानी कि पहले आप इस उत्तल लेंस की फोकस दूरी रखेंगे, उसके बाद अवतल लेंस की फोकस दूरी रखेंगे, दोनों को सूत्र में रखेंगे, जोड़ेंगे, उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे। मैं आपको बता भी देता हूँ। तो जैसे कि D बराबर 1/f होता है, तो पहले रखेंगे 1/0.5, क्योंकि पहले जो है आपकी देखिए यहाँ पर प्रश्न में फोकस दूरी 0.5 दे रखी है उत्तल लेंस की। फिर आप इसे जोड़ेंगे, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि इनको जोड़ा जाता है। फिर दूसरी क्या है, जिसकी फोकस दूरी 1 मीटर है अवतल लेंस की, तो इसे आप रखेंगे माइनस में, यानी कि यहाँ पर आप माइनस लगा भी सकते हैं, ब्रैकेट लगा दीजिए, वो ज़्यादा बेटर होगा। -1/1, क्योंकि इसमें जो फोकस दूरी है वो दे रखी है 1 मीटर। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो दशमलव हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ाएंगे, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 आएगा, ऊपर 2 आएगा। इसी प्रकार यहाँ पर आप देखिए तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस का 1 आएगा, यानी आपका बचेगा क्या लास्ट में 2 - 1, यानी कि 1 डायोप्टर आपका सही हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में जो है वो दे रखा है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न 4 की तरफ, कि एक समतल दर्पण पर प्रतिबिंब बनने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो सही होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बी, सी और डी। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता है, ये आपका जो है कथन सत्य नहीं है। बाकी तीनों सत्य हैं। प्रतिबिंब वस्तु की दूरी के समान दूरी पर बनता है, पार्श्व प्रतिलोमित होता है, आभासी भी जो है वो होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं 5वां, कि ऋतु एक समतल दर्पण के सामने जो है वो खड़ी है। ऋतु और उसके प्रतिबिंब के बीच की जो दूरी है 10 मीटर है। यदि वह दर्पण की ओर 2 मीटर चले तो ऋतु और उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न आपके बहुत पूछे जाते हैं। देखिए एक चीज़ का यहाँ पर विशेष ध्यान दीजिए कि ऋतु और उसके प्रतिबिंब के जो बीच की दूरी है वो 10 मीटर है, यानी कि यदि ये जो है वो एक शीशा है, यहाँ पर जो है वो ऋतु खड़ी है, और ये अपना जो
प्रतिबिंब देख रही है वो 10 मीटर की दूरी पर देख रही है, यानी कि इस शीशे से 10 मीटर नहीं है, इस शीशे के पीछे और 10 मीटर आप जाएंगे, यहाँ कहीं प्रतिबिंब उसका बन रहा होगा, क्योंकि अभी ऊपर आपने एक शर्त में पढ़ा कि प्रतिबिंब वस्तु की दूरी के समान दूरी पर बनता है। अभी मैंने ऊपर आपको लाइन बताई, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी जो है वो 10 मीटर जो है, ये कहने का तात्पर्य है। और ये भी लिखा है कि यदि वह दर्पण की ओर 2 मीटर चले, यानी कि 2 मीटर यदि चल रही है तो 2 मीटर ये इधर से भी दर्पण की ओर चलेगी और दर्पण के उस साइड से भी 2 मीटर चलेगी, यानी कि केवल और केवल आपको 2 मीटर नहीं चलाना है, आपको कुल 4 मीटर चलाना है। ये चित्र बनाकर दिखाने का सीधा सा मतलब यही था कि जब आप चलाएंगे तो 2 मीटर इसको भी, जो रियल ऑब्जेक्ट है उसको भी, और जो प्रतिबिंब है उसको भी 2 मीटर आगे चलाएंगे, यानी कि कुल 4 मीटर जो है वो चलेगा। तो ये कह रहा है कि उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगी, यानी कि कुल 10 थी और उसमें से 4 आगे चल गई, 10 में से 4 घटा देंगे तो 6 मीटर आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा, ताकि इसी प्रकार मैं आपको और अच्छे से अच्छे प्रश्न जो है वो कराता रहूं। अगला प्रश्न 6 है कि मानव नेत्र में शलाकाओं और शंकुओं के विषय में सही कथन जो है इन चारों में से कौन सा जो है वो होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शंकु तीव्र प्रकाश के लिए जो है वो सुग्राही जो है वो होते हैं। तो मानव नेत्र में जो शलाकाएं हैं, शंकु हैं, वो तीव्र प्रकाश के लिए जो हैं वो सुग्राही होते हैं। ये आपका जो है वो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 7 कह रहा है कि मानव नेत्र के रेटिना पर बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब का प्रभाव रेटिना पर लगभग कितने समय तक बना रहता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा ये आपको जो है वो बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 1/15 सेकंड तक जो है वो बना रहता है। तो ध्यान रखिएगा, मानव नेत्र के रेटिना पर बने किसी वस्तु के प्रतिबिंब का जो प्रभाव है वो लगभग 1/15 जो सेकंड है तब तक जो है वो बना रहता है। अगला प्रश्न 8 कह रहा है कि जो स्वच्छ आकाश है वो नीला दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस टाइप के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं क्योंकि इसमें मिलते जुलते ऑप्शन रहते हैं, जैसे कि अपवर्तन, विवर्तन, प्रकीर्णन, और देखने में सभी जो है वो सही लगते हैं। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। अपवर्तन प्रकाश का, प्रकीर्णन या ध्रुवण या विवर्तन। तो बात कर लेते हैं उत्तर की। सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के प्रकीर्णन से जो है ऐसा होता है। जब प्रकाश किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें जो धूल और अन्य पदार्थ हैं उनके अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं, तो इनके द्वारा जो प्रकाश होता है वो सभी दिशाओं में फैल जाता है, प्रसारित हो जाता है। तो इसी घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन जो है वो कहते हैं। तो इसी रीजन से जो स्वच्छ आकाश है वो नीला दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखते हैं 9वां कि प्रिज्म से गुजरने पर श्वेत प्रकाश के किस किरण में अधिकतम विचलन होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कौन सा सही होगा। आपको ध्यान होगा तो 7 रंगों में जो है ये विभक्त होता है, और सीरियल से जो इसका क्रम होता है वो विबग्योर का जो है वो इंग्लिश में जो नाम होते हैं, जैसे कि वी से वॉयलेट, तो इसी प्रकार आई से इंडिका। तो ये जो आप कलर का सीरियल देख रहे हैं उसी आधार पर इसमें जो प्रश्न पूछा गया है विचलन को संबंध में, वो आपको जो है वो बताना है। चलिए बात करें उत्तर की। तो सही होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बैंगनी। वर्ण विक्षेपण में बैंगनी रंग जो है इसका विचलन सबसे अधिक, और यदि सबसे कम पूछा गया होता तो लाल रंग जो है इसका विचलन सबसे कम होता है। और इसी के साथ जो बैंगनी रंग है इसकी जो तरंग दैर्ध्य है वो सबसे कम, और लाल रंग जो है इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न देखते हैं 10वां कि F और 2F के बीच रखी वस्तु का उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब जो है वो होता है। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा सही होगा। F और 2F क्या है, तो ये जब आप किसी आकृति को देखते हैं कि जो प्रतिबिंब है वो किस तरह बन रहा है, तो उसमें ये सभी बिंदु जो है आप दर्शाते हैं। हाई स्कूल इंटर के लेवल पर आप जब इसे डिटेल में पढ़ेंगे तब आपको यहाँ पर और ज़्यादा चीज़ें जो है वो क्लियर समझ में आएंगी। बात करें उत्तर की तो आपका ऑप्शन नंबर डी, वास्तविक और उल्टा जो है वो सही हो जाएगा। F और 2F के बीच रखी जो वस्तु है उसका उत्तल लेंस द्वारा जो है वो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब जो है वो बनता है। अगला प्रश्न 11 देखते हैं। तो प्राथमिक इंद्रधनुष की रचना वर्षा के पश्चात दिखाई देती है।
क्योंकि बूंदों में परावर्तन होता है, छोटी बूंदों द्वारा सूर्य की जो किरण है उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, बूंदों में विवर्तन होता है, या बूंदों में द्वि अपवर्तन होता है। तो प्राथमिक इंद्रधनुष आप देखते हैं उसकी रचना वर्षा के पश्चात दिखाई देती है, उसका रीजन क्या होता है। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो सही हो जाएगा जो छोटी बूंद होती हैं उनके द्वारा सूर्य की जो किरण है उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। बहुत बार ऑप्शन में ये स्टार्टिंग का जो है नहीं लिखा रहता है, सीधे पूर्ण आंतरिक परावर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण, इस टाइप के ऑप्शन देखने को मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 12 देखते हैं कि एक लेंस को सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह उपयोग करने वाले व्यक्ति को दिखाई देता है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सीधा और आभासी प्रतिबिंब जो है वो दिखाई देता है, और इससे हम प्रायः 10 गुना जो परिवर्धित प्रतिबिंब है वो जो है वो देख सकते हैं सरल सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। अगला प्रश्न 13 कह रहा है कि बरसात के दिनों में जल पर बनी तेल फिल्म रंगीन दिखने का क्या कारण होता है। बहुत ही अच्छा ये भी प्रश्न है। जब देखते हैं कि यदि बरसात के दिनों के अलावा भी यदि आप क्या करिए कि नॉर्मल पानी लीजिए, उसमें बूंद तेल की कुछ डाल के देखिए तो आपको रंगीन दिखाई देंगी। तो जल पर बनी तेल फिल्म रंगीन दिखने का कारण क्या होता है ये आपको बताना है। प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का अवशोषण या प्रकाश का प्रकीर्णन। जितने भी यहाँ पर आप प्रश्न देख रहे हैं इनको अवश्य याद कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बात कर लेते हैं उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का व्यतिकरण जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। जब समान आवृत्ति के 2 प्रकाश किरण जो तरंगे होती हैं वो किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती हैं तो उनके जो अध्यारोपण है उसके फलस्वरूप जो प्रकाश की जो तीव्रता होती है उसमें परावर्तन हो जाता है, और इसी घटना को प्रकाश का व्यतिकरण जो है वो कहते हैं। अगला प्रश्न 14 देखते हैं, तारों के टिमटिमाने का क्या कारण होता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आपको बताना है कि क्या रीजन होता है इन चारों में से जो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके ऑप्शन थोड़ा और टाइम लेकर पढ़ सकते हैं। बात करें उत्तर की, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। वायुमंडल में जो परिवर्ती अपवर्तनांक हैं उनकी विभिन्न परतों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन जो है वो सही हो जाएगा। तारों के द्वारा जो निकला हुआ प्रकाश होता है वो वायुमंडल की अलग अलग परतों को पार करते हुए पृथ्वी तक पहुंचता है। आपने पढ़ा है कि अलग अलग लेयर होती हैं, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, तो परतों का जो अपवर्तनांक होता है वो अलग अलग होता है, और जब तारे हमें अपनी वास्तविक स्थिति से अलग दिखाई देते हैं तभी हमें जो तारे हैं वो टिमटिमाते हुए जो है वो दिखाई देते हैं। तो यही जो है वो रीज़न होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 15, नेत्र का वह भाग जो प्रकाश के गमन को नियंत्रित करता है वो क्या कहलाता है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कौन सा जो है वो सही होगा। थोड़ा सा मैं आपको हिंट भी दे देता हूं, तो इसमें से जो ऑप्शन सही होगा वो कैमरे के डायफ्राम की भांति जो है वो कार्य करता है। चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो सही होगा कौन सा, सही होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आइरिस जो है वो कैमरे के डायफ्राम की भांति जो है वो कार्य करता है। अर्थात कहने का क्या मतलब है कि ये जो कार्निया होती है उस पर पड़ने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आपके आंख के अंदर जो सभी पार्ट होते हैं उसी में कार्निया भी जो है वो होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, आइरिस जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 16 देखते हैं, जब एक प्रकाश तरंग वायु से पानी में जाती है तो उसका कौन सा गुण जो है वो अपरिवर्तित रहता है, ये आपको बताना है। आवृत्ति, वेग, तरंगदैर्घ्य या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आवृत्ति जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आवृत्ति जो है वो अपरिवर्तित रहता है। अगला प्रश्न 17 कह रहा है कि एक उत्तल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब जो है वो बनता है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से जो है वो कौन सा सही होगा। आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा, आभासी एवं उल्टा या वास्तविक एवं उल्टा। चलिए बात करते हैं उत्तर की, तो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आभासी और सीधा जो है वो उत्तल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न 18 कह रहा है कि एक आपतित प्रकाश किरण के लिए यदि दर्पण को थीटा कोण से घुमा दिया जाए तो परावर्तित किरण का घुमाव कोण होगा। तो 4 ऑप्शन है, आपको बताना है क्या जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी।
तो बात करें उत्तर की, तो समतल दर्पण में जो है वो थीटा कोण से यदि घुमाने पर या घुमाते हैं तो जो परावर्तित किरण है वो जो है उसका घुमाव जो है वो डबल हो जाता है, यानी कि 2 थीटा हो जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 19 की दूरदृष्टि के मरीज को चश्मा दिया जाता है। तो मैंने अभी ऊपर आपको बताया था कि निकट दृष्टि दोष यदि है तो उसको अवतल लेंस दिया जाता है और दूर दृष्टि है तो जस्ट अपोजिट यानी कि उत्तल लेंस आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। एक चीज का और ध्यान दीजिएगा कि निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर का साफ नहीं दिखाई देता है, यहाँ पर जस्ट अपोजिट चलता है। निकट दृष्टि दोष में दूर का साफ नहीं दिखाई देता है और दूर दृष्टि दोष में निकट का साफ नहीं दिखाई देता। और निकट से तात्पर्य 25 सेंटीमीटर की एक दूरी जो है उसको जो है वो माना जाता है। अगला प्रश्न कह रहा है 20 की एक वस्तु 50 डिग्री कोण पर रखे गए 2 समतल दर्पणों के मध्य रखी गई है। समतल दर्पण में वस्तु के कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो नीचे आप उत्तर भी देख पा रहे हैं, 6 कुल प्रतिबिंब बनेंगे। इसका जो है नीचे सॉल्यूशन भी है, वो भी देख लेते हैं कि यदि 2 समतल दर्पण थीटा कोण पर जो है वो झुके हैं तो उनके बीच रखी गई जो वस्तु है उसके प्रतिबिंब की जो संख्या है उसका सूत्र होता है 360 डिग्री अपॉन थीटा माइनस 1। तो ये जो है आपका सूत्र होता है। थीटा का मान आपका दे रखा है 50 डिग्री, तो इस थीटा की जगह आप 50 डिग्री थीटा का मान रख देंगे। इसको आप सॉल्व कर लेंगे 360 अपॉन 50 डिग्री माइनस 1, तो आपका 6.276 प्रतिबिंब की जो संख्या है वो आ जाएगी। तो इस टाइप से आप ये प्रश्न जो है वो कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न 21 की कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाता है, इसे क्या कहते हैं? एक चीज़ ये भी आप देखेंगे कि ऐसा भी देखने को मिलता है कि जब आप कोई चीज़ जल में डुबोते हैं, कोई छड़ जल में डुबोते हैं, तो वो अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा सा अलग आपको इतर जो है वो दिखाई देती है। तो वो भी इस टाइप से प्रश्न आपका पूछा जाता है कि अपने मार्ग से विचलित हो जाती है जब प्रकाश, तो इसका रीज़न क्या होता है? 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। इतनी सारी इंफॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं तो एक लाइक तो आपका बनता है। इसके अलावा नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिएगा ताकि इसी प्रकार आगे भी आपको टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज वीडियो मिलते रहें। बात करें उत्तर की तो अपवर्तन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करने से प्रकाश की जो चाल है उसमें परिवर्तन होता है और जिससे उसकी जो दिशा है वो जो है वो परिवर्तित हो जाती है और इसी को अपवर्तन कहते हैं। तो आपका ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 22 कह रहा है कि जिसमें एक व्यक्ति किसी विशेष रंग की पहचान करने में विफल रहता है उस रोग को क्या कहते हैं? अंधापन, आप कहेंगे बिल्कुल दिखाई नहीं देगा। वर्णांधता हो सकता है, रतौंधी हो सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा सही होगा? बात कर रहे हैं उत्तर की तो आपका ऑप्शन नंबर बी वर्णांधता जो है वो सही हो जाएगा। रतौंधी में जो है वो रात में नहीं दिखाई देता है, परंतु वर्णांधता जो है वो किसी रंग की पहचान करने में विफल रहता है। और किस रंग की? तो लाल और हरे रंग की पहचान करने में जो है वो विफल रहता है और इसी को लाल हरा अंधापन या डैल्टोनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। डैल्टोनिज्म की स्पेलिंग होगी DOLTONIOSM। तो ये जो है इसकी स्पेलिंग होगी। तो डैल्टोनिज्म के भी जो है नाम से जाना जाता है या लाल हरा अंधापन। एक चीज़ मैं आपको इसमें बारे में और एक रोचक बात बताता हूँ कि जो ये वर्णांधता रोग होता है इसके संबंध में कि यदि इस बीमारी से ग्रसित कोई व्यक्ति होता है तो इसको रेलवे का जो ड्राइवर है वो जो है नहीं बनाया जा सकता। रेलवे का यदि कोई एग्ज़ाम होता है, इंटरव्यू होता है तो उनमें ये सारी चीज़ें आपकी फिजिकल फिटनेस में देखी भी जाती हैं। अगला प्रश्न 23 कह रहा है कि आकाश जो है उसका रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या होता है? प्रकाश का विवर्तन, प्रकीर्णन, आंतरिक परावर्तन या अपवर्तन। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो बात करें उत्तर की, सही होगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन। नीले रंग का प्रकीर्णन जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है, इसी कारण आप कह सकते हैं प्रकाश का रंग नीला दिखाई देता है। और अलग अलग समय में यदि बात करें तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आप देखते हैं सूर्य की किरणें जो होती हैं सर्वाधिक दूरी तय करती हैं, तब जो प्रकाश का सबसे अधिक जो लाल रंग है वो हमारे पास पहुंचता है और जो बाकी बचे रंग होते हैं उनका रास्ते में ही आप कह सकते हैं प्रकीर्णन हो जाता है और इसी कारण जो सूरज होता है वो हमें लाल दिखाई देता है सूर्यास्त के समय या सूर्य उदय के समय। और
इसके अलावा हवा के जो कण होते हैं उनके द्वारा जो प्रकाश है उसके जो प्रकीर्णन है उसके परिणाम स्वरूप जो आकाश होता है वो हमें नीला दिखाई देता है। इसके अलावा अंतरिक्ष से देखने पर आकाश का रंग जो है वो कैसा दिखाई देता है, ये भी एक प्रश्न काफ़ी बार जो है वो पूछा जाता है। इस प्रश्न का उत्तर आपसे हम पूछ रहे हैं और अगला वाला जो इसका सेकंड पार्ट होगा उसमें मैं आपको इसका उत्तर बताऊंगा। तो आप अवश्य बताइए कि अंतरिक्ष से देखने पर आकाश का रंग किस रंग का दिखाई देता है। तो वीडियो के मेन कमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा लोग बताइएगा। ये प्रश्न वो प्रश्न नहीं है जो कि सभी वीडियो में हम पूछते हैं, वो प्रश्न हम आगे पूछेंगे। ये प्रश्न एक मैंने ऐसे ही जो है वो अलग से पूछ लिया है, परंतु इसका उत्तर मैं अगले वाले पार्ट में आपको अवश्य बताऊंगा। देखते हैं हम, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है कि किसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। मैंने स्टार्टिंग में बताया भी था, नीला, हरा, पीला, नारंगी, इन चारों में से कौन सा सही होगा। वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। बात करते हैं अगले और इस वीडियो के लास्ट प्रश्न की, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बताया था कुल 25 प्रश्न हम यहाँ पर देखेंगे। लास्ट प्रश्न है आपका इस वीडियो का, दूरदृष्टि का एक रोगी 40 सेंटीमीटर से निकट की वस्तु जो है उनको साफ नहीं देख पाता है। आंख को सामान्य बनाने के लिए आवश्यक लेंस जो है इनमें से कौन सा होगा। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर सकते हैं। नीचे मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको दिखा देता हूं। तो दूरदृष्टि दोष में वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो रेटिना पर ना बनकर उसके पीछे बनता है, जिससे पास की जो वस्तु है वो स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। इसे दूर करने के लिए उत्तल लेंस का जो है वो उपयोग किया जाता है। 40 सेंटीमीटर पास की वस्तु को साफ देखने के लिए आवश्यक फोकस दूरी वाला जो उत्तल लेंस है उसके लिए यहाँ पर सूत्र लगाएंगे 1/f बराबर 1/u माइनस 1/v। यहाँ पर जो आप माइनस प्लस देख पा रहे हैं ये जो है प्रश्न के आधार पर चेंज भी होता रहता है। यहाँ पर आप जो u है उसका मान 25 रखेंगे, v है उसका मान 40 रखेंगे। प्रश्न आप एक बार फिर से देख सकते हैं, यहाँ पर 40 सेंटीमीटर दे रखा है और नीचे जो है बात करें तो 8 - 5/200 इसको आप सॉल्व करेंगे और उसके बाद आगे देखें इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पर 1/f की वैल्यू 3/200 आएगी। f आप निकालेंगे तो ये पलट जाएगा, यानी कि 200/3 आ जाएगा। फिर अतः 40 सेंटीमीटर पास की वस्तु को साफ देखने के लिए 200/3 फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग करना होगा। तो 200/3 आपका जो है वो हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में जो है वो दे रखा है। तो इस प्रकार से जो है इसका जो है वो सॉल्यूशन किया जाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट पार्ट जो है वो समाप्त होता है। अगले आने वाले पार्ट में इसके आगे के यानी इसी चैप्टर के आगे के जो बचे 25 प्रश्न हैं वो जो हम देखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं चलिए अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।